हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस विद विष्णु। देखिए, आज हम अपना 4 तारीख का करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सवाल नए बने और क्या खबरों में रहा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोरखा सैनिकों पर त्रिपक्षीय समझौता खबरों में था, यह किन देशों के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। तो देखिए, ये बहुत ही कई दिन से चर्चा में था और इसके बारे में आज प्रॉपर आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो ये समझौता जो था, नेपाल, ब्रिटेन और भारत के बीच में ये समझौता था। देखिए, आपको ये पूरी शुरुआत से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 1806 से 1810 के बीच में पंजाब के राजा महाराजा रंजीत सिंह ने शासन किया करते थे और उन्होंने अपने शासनकाल में एक रेजिमेंट बनाई जिसका नाम था नेपाल रेजिमेंट। बाद में इसको नाम दे दिया गया गोरखा रेजिमेंट। तो ये रेजिमेंट उन्होंने जब बनाई तो इस रेजिमेंट के अंदर गोरखाओं को रखा और उन्हीं के समय जो सिख रेजिमेंट है उसके बारे में भी वही उस समय उसका भी गठन किया गया था। तो वो बना दी इन्होंने। उसके बाद क्या होता है, एक नेपाल और ब्रिटेन जो उस समय भारत पर शासन करता था, इनके बीच में युद्ध होता है और लड़ाई होती है। तो लड़ाई में इन्होंने जो गोरखा थे और जो नेपाली थे उनकी ताकत को, उनके लड़ने की जज्बे को इन्होंने स्वीकारा कि ये लड़ सकते हैं और उसी से प्रेरित होकर इन्होंने गोरखा रेजिमेंट की स्थापना करी। सुगौली की संधि 1816 में हुई थी, शायद आपने पढ़ रखी होगी। 1816 में सुगौली की संधि, सुगौली की संधि। और ये सुगौली सुगौली की जो संधि है ये बहुत ज़्यादा विवादों में है। आज इसके कारण भारत और नेपाल के रिश्ते कहीं ना कहीं इसी संधि के कारण ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि भारत और जो नेपाल के बीच में संधि हुई थी, ब्रिटेन के बीच में उस समय संधि हुई थी सुगौली की, उसका जो विवाद है वो अब निकल के आ रहा है। मैंने कल भी आपको बताया था, काला पानी क्षेत्र और लिम्पुध्रा और लिपुलेख पास, ये जो जगह है ये भारत और नेपाल के बीच में विवादित है। तो अब क्या हुआ है मेरे दोस्तों कि जो नेपाल के विदेश मंत्री है उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो संधि हुई थी 1816 में, उसके बाद 1947 में ये रिवाइज की गई थी। 1947 में क्या हुआ था इसके बारे में, जो ब्रिटेन जब यहाँ से छोड़ के जा रहा था तो अपनी सेना तो लेके नहीं जाएगा, क्योंकि सेना कहाँ की थी, भारत की, भारतीय लोग थे उसमें। तो उसने जो कहा था कि इस सेना को, जो गोरखा रेजिमेंट है, इसको इन्होंने अपने ब्रिटेन के अंदर भी भर्ती के लिए बोला कि वो वहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा, भारत अगर रखना चाहे इन सैनिकों को तो भारत भी अपने यहाँ पर सेवा में रख सकता है, अगर भारत देश चाहे तो भारत देश ने इनकी कहा कि हमें ठीक है हम रख लेंगे। तो उन्होंने 1947 के अंदर ही ये हस्ताक्षर किए कि हम तीनों देश रखेंगे। तो देखिए, भारत के अंदर जो सेनाओं की, अब नेपाली जो गोरखा हैं उनकी जो संख्या है वो 32,000 है। यानी 32,000 सैनिक इसमें गोरखा हैं और ये कई रेजिमेंटों में हैं, कई बटालियनों में हैं। तो ये 32,000 सैनिक गोरखा हैं जो कि भारतीय सेना में कार्यरत हैं। और इसका आपको मैं ब्रिटेन का बताऊं तो ब्रिटेन की सेना का 3%, ब्रिटेन की सेना का 3% जो है वो गोरखाओं से मिलकर बना है। और आप पूछेंगे वो ये गोरखा सैनिक भर्ती कैसे होते हैं वहाँ पर, तो देखिए एक स्थान पड़ता है पोखरा, पोखरा के नाम से एक स्थान पड़ता है नेपाल के अंदर। और वहाँ पर हर साल ब्रिटेन की सेना यहाँ पर कैंप लगाती है नेपाल के अंदर, और यहाँ से नेपाली जिन गोरखा हैं उनको भर्ती करती है। तो यानी अब बताइए, नेपाल जो ब्रिटेन की सेना है उसका 3% जो सैनिक हैं वो गोरखा हैं। तो इनका करेज इनके अंदर बहुत था लड़ने का, तो इनको रखते हैं। तो और आपको जानकर हैरानी होगी, जो क्वीन एलिजाबेथ है उनकी सेना में हर वक्त 2 गोरखा जो है वो तैनात रहते हैं। इनको इतना फेथ होता है, इनका भरोसा होता है इन पर। तो अभी क्या हुआ है, जब भारत और नेपाल के रिश्ते बिगड़े हुए हैं, इसी बीच वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया है कि यहाँ इस जो संधि हुई थी 1947 में, इस पर एक बार विचार किया जाए और इसकी संधि गलत थी, इसको वापस लिया जाए। तो इसमें भारत में जो सैनिक हैं उनकी संख्या 32,000 है। तो देखिए, इसके बारे में जो भारत के पहले फील्ड मार्शल थे एस एम करियप्पा साहब, उन्होंने कहा था कि जो बोलता है मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। यानी जो करियप्पा सर थे उन्होंने कहा था कि या तो जो ये बोल रहा है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। तो इनके करेज के बारे में पहले से ही बहुत ज़्यादा जानकारी थी। अब देखिए, भारत और नेपाल के बीच में जो विवाद चला उसकी मेन वजह है, देखिए पहले हमने ये जानना है कितनी बटालियन है। तो रेजिमेंट्स हैं, एक तो पहले ही है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, आठवीं, नौवीं और 11वीं बटालियन है। और इसमें रेजिमेंट्स हैं, इस रेजिमेंट्स के अंदर बटालियंस हैं और हर बटालियन में कम से कम 800 सोल्जर्स हैं। इस प्रकार से टोटल भारत में जो सैनिक हैं वो 32,000 सैनिक गोरखा हैं।
तो इस अब देखिए ये बातें यहाँ कहाँ से रही हैं, क्यों आ रही हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। क्योंकि भाई ये नेपाल है, और नेपाल के इस ऊपर वाले हिस्से में पड़ता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में जगह पड़ती है एक पिथौरागढ़ से काला पानी तक। भारत सरकार ने सड़क सड़क बनाई थी। सड़क तो पहले भी थी, नेपाल को भी पता था सड़क है, लेकिन वो कच्ची सड़क थी। भारत सरकार ने इसको पक्की कराया गया। अच्छी तरह बीआरओ ने बॉर्डर जो हमारी बॉर्डर की सड़कें बनाती हैं बीआरओ, उसने इन सड़कों का निर्माण किया। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इन सड़कों का निर्माण किया। उसके बाद पता नहीं कहाँ से उसको ये लगा नेपाल को कि भारत ने हमारी ज़मीन हड़प ली है। और काला पानी, लिपुलेख दर्रा और लिम्पूधरा, ये 3 जगह विवादित बताई इन्होंने। यानी पिथौरागढ़ से लेकर काला पानी तक भारत सरकार ने सड़क बनाई थी। तो इन्होंने चाइना की बातों में आकर भारत पर ब्लेम किया, और अपनी संसद के अंदर, क्योंकि वहाँ पर भी कम्युनिस्ट विचारधारा है वाली सरकार जो है वो लोग पार्टी सरकार में है। तो उन्होंने क्या किया, इस पर विवाद कर दिया और अपनी संसद में एक बिल पास करा दिया कि ये भारत ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, अवैध अतिक्रमण कर रखा है। तो इसके पीछे विवाद चला रहा है बहुत दिन से। तो अभी ये जो समझौता है गोरखाओं का, ये हाईलाइटेड है क्योंकि कई हर बार बात उठती है कि 32,000 तो सेवा में हैं और 80,000 लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं इस गोरखा रेजिमेंट से, जो कि नेपाली होते हैं। ठीक है। तो देखिए ये मैंने आपको जगह जो बताई थी अभी, लिम्पोदरा और काला पानी और लिपुलेख पास, ये सारी जगह तीनों विवादित हैं, जो कि नेपाल से लगती हैं। ये पड़ती भारत में है, और इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये मैंने दिखाया गया है, इसमें भी आपको अलग नज़र आ रहा होगा। तो ये जो हिस्सा है ये विवादित क्षेत्र नेपाल की वजह से बताया। ये जो सुगौली की संधि थी, सुगौली की जो संधि हुई थी उसमें ये भारत के पक्ष में था। अब ये इनके एक नदी बहती है यहाँ पे, काला पानी नदी, उस नदी का जो उद्गम स्थल है वो नेपाल में है। तो वो नेपाली बोलते हैं कि ये स्थान हमारा है, लेकिन असल में ये स्थान हमारा था। तो इस तरह से ये विवाद है भारत और नेपाल के बीच में। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा एशियाई देश प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व को रोकने के लिए पहला ट्रांस पैसिफिक केबल मार्ग बिछाएगा? तो देखिए ये दुनिया का, ये आपस में लड़ मर रहे दो देश, एक तो आपका अमेरिका, दूसरा चाइना, की दुनिया पर राज कौन करेगा, हुकूमत कौन करेगा। तो इस बीच में जापान भी कूद पड़ा है। जापान इसमें अपनी ट्रांस पैसिफिक के जो मार्ग है इसमें केबल बिछाएगा। अब ये केबल होती क्या है, तो आपको मैं केबल दिखा देता हूँ। ये वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसके माध्यम से डाटा इधर से उधर जाता है, और हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो डाटा है वो इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है। और ये समुद्र के बेस में, समुद्र के तल पर ये केबल्स जो है वो बिछी हुई होती है। इसको ऑप्टिकल फाइबर केबल बोला जाता है। इसी के माध्यम से डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। तो पूरी दुनिया में किस प्रकार जाल बिछा हुआ, देखिए मैं आपके लिए फ़ोटोज़ लेके आया हूँ। इस प्रकार से पूरी दुनिया में जाल बिछा हुआ है केबल्स का। तो देखिए अपने भारत में भी ये जाल बिछा हुआ है पूरा केबल्स का, और ये समुद्र के नीचे होता है। तो इसमें इस बार क्या हुआ कि एक चाइना की कंपनी हुआवे करके, और वो अमेरिका क्लेम करता है कि सरकारी कंपनी है, चाइना कहता है कि सरकारी कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। तो इसका जो बिजनेस है वो हर देश से समेटा जा रहा है। इनफैक्ट कनाडा में तो ऐसा हो गया कि इस कंपनी के मालिक की बेटी को ही गिरफ्तार कर लिया गया कि ये डाटा चोरी करती है और अपने देश में बेचती है। तो अभी क्या हुआ, एक देश है जिसका नाम है चिली। चिली देश जो चाइना से अपने यहाँ केबल ऑपरेट करवा रहा था, कि बोल रहे थे कि हाँ चाइना से केबल चाहिए। तो देखिए चाइना से जो केबल रहे थे संघाई से ले रहे थे, यहाँ से, और इस प्रकार से, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये देश पड़ता है, और यहाँ से हांगकांग से। तो इसके लिए एक लंबा रूट पड़ रहा था। तो चाइनीज़ प्रपोजल था ये। तो ये जुलाई के अंदर ये था कि चाइनीज़ यहाँ से देंगे। लेकिन अब अमेरिका ने क्या किया, चिली से बोला कि देखिए आप लोग खामा कहीं इतनी दूर से केबल ले रहे हो, आपको शॉर्ट भी पड़ेगा। तो देखिए जो जापान है, टोक्यो ने ऑस्ट्रेलिया तक केबल बिछा रखी है, ऑस्ट्रेलिया से ऑकलैंड तक बिछा रखी है। आपको ऑकलैंड से सीधा, या न्यूजीलैंड जो झील इंडिया पड़ता है और झील इंडिया पड़ता है उसमें से, तो आपको रोड जो शॉर्ट पड़ेगा वो यहाँ से पड़ेगा। आप यहाँ से खरीद ले लीजिए अपने यहाँ केबल। तो अभी क्या किया, ये चाइना से केबल आनी थी, अब वो यहाँ से कर दी गई है, ऑकलैंड से, न्यूजीलैंड से, जो कि झील इंडिया में पड़ता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बना था। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स का कौन सा अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पृथ्वी पर लौटा? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्रू ड्रैगन कैप्सूल। देखिए 2 महीने पहले अ, अमेरिका के 2 साइंटिस्ट अंतरिक्ष में गए थे, और वहाँ पर आईएसए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुके थे। इसमें ये 4 BHK फ्लैट समझ के चलिए, यानी 4 BHK फ्लैट है। इनकी ऊंचाई 420 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है, ये अंतरिक्ष में।
क्योंकि देखिए अंतरिक्ष के 3 ऑर्बिट होते हैं, एक तो लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हायर अर्थ ऑर्बिट। अंतरिक्ष रहता है, अंतरिक्ष यात्री जो यात्रा करते हैं इस वाले में करते हैं, यानी इस वाले पर वो चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे मान के पृथ्वी से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो लोग चक्कर लगाते रहते हैं। तो चाइना का जो सॉरी अमेरिका का अंतरिक्ष यान जो था, इसका नाम था क्रू ड्रैगन कैप्सूल, क्योंकि चाइना ने हमेशा से जो सॉरी अमेरिका जो था हमेशा से दूसरे देशों की मदद से ही अपने अंतरिक्ष यात्री भेजा करता था इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी में, और वहाँ से अपने आप मंगा वापस कर किया करता था। तो अब क्या हुआ, 45 सवाल, एक स्पेस एक्स कंपनी है, इसके मालिक का नाम है एलन मस्क। एलन मस्क ये प्राइवेट कंपनी है और इसने अपने यहाँ पर एक क्रू ड्रैगन कैप्सूल बनाया और इसके माध्यम से पहले तो अंतरिक्ष यात्रियों को रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा। अंतरिक्ष में भेजने के बाद अभी 2 महीने पहले ही भेजा गया था, 2 महीने बाद ये वापस आए। तो इनका वीडियो इंटरनेट पर पड़ा है, तो आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पर क्रू ड्रैगन कैप्सूल के नाम से, क्रू ड्रैगन कैप्सूल लैंड स्लाइड्स, तो ऐसे करके आप सर्च करोगे तो आपको ये पूरा वीडियो मिल जाएगा किस तरह ये नीचे आए। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब ये नीचे आ रहा था ये कैप्सूल, तो इसकी जो गति थी वो 24,000 माइल किलोमीटर माइल थी, 24,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड थी माइल की, यानी इतनी ज़्यादा स्पीड से, भयंकर स्पीड से चला रहा था नीचे। धीरे धीरे जैसे ही ये पृथ्वी कक्षा में आता है, इसके ये दूर से तो ऐसा लग रहा था कि आग का गोला हो, क्योंकि ये बहुत सारी हवाएं से टकराती हैं और क्रिया करके इसको जलाने लगती हैं। अब ये जो गिरा था, ये गिरा था मैक्सिको की खाड़ी में, क्योंकि इसको मैक्सिको की खाड़ी में उतारा गया, और जिसको बहुत ज़्यादा मतलब साइंस कितना आगे बढ़ चुका है आपको इस चीज़ में आपको पता चलेगा। प्लीज़ इस वीडियो को देखें, मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि क्रू ड्रैगन कैप्सूल जो है स्पेस एक्स स्टेशन से लौटा 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर, और 45 साल बाद अमेरिका ने ऐसा किया है। 45 साल बाद अपने ही अंतरिक्ष यान से अपने जो एस्ट्रोनॉट है उनको वापस लाया, भेजा पहले फिर वापस लाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया? तो ये देखिए ये देश बहुत ही क्रिएटिव होने लगे हैं। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने मार्स मिशन भेजा था, जापान की मदद से इन्होंने मार्स मिशन भेजा था, और उसका नाम रखा गया था होप। अब देखिए ये भेजा क्यों गया था, इन्होंने उसका नाम रखा था होप। अब देखिए भेजा क्यों था, क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं, तेल पर इनका व्यापार चलता है, तेल वाले देश हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को ये दिखाने के लिए कि हमने भी अंतरिक्ष में किया, क्योंकि इनका सिर्फ नाम था उस पर, कुछ नहीं था। जैसे कहीं जा रहे हो कोई और उस पर नाम लिख के भेज दिया जाए कि हमारे नाम से भेज दो, पैसा हम खर्च कर रहे हैं, हमारे नाम से भेज दो पूरा। तो इस प्रकार इन्होंने भेजा, और भेजने के बाद इनका नाम मत मार्स पर भेजा गया, और ये जापान की मदद से भेजा गया था, जापान ने इसको भेजा गया था। और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम होता है जाक्सा। ये नाम याद रखिए क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है जाक्सा। अभी क्या किया है इसने, साउथ कोरिया की मदद से, दक्षिण कोरिया की मदद से अपना पहला परमाणु रिएक्टर लगाया है। परमाणु रिएक्टर क्या करता है, बिजली बनाने के लिए। वैसे देखिए इनके यहाँ पर बिजली की कमी नहीं है, क्योंकि ये तेल बेचने वाले देश हैं, तेल इनके यहाँ पर भरपूर है, जीवाश्म। तो ये भी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इन्होंने दक्षिण कोरिया की मदद से अपना पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया है। अगला, और देखिए कहाँ पर है, बाहर का है ये जो परमाणु रिएक्टर है यहाँ पर है। और ये आपको याद होगा, अभी आपने शायद खबरों में सुना होगा न्यूज़ चैनल्स पर, कि राफेल पर हमला हुआ। तो राफेल जो हुआ था यहाँ पर उनका, कतर में फ्रांस का वो है, और यूएई के अंदर भी है। तो यहाँ पर ईरान का युद्धाभ्यास चल रहा था, युद्धाभ्यास के कारण उनका मिसाइल फेल मार गया और वो उल्टा आके गिर गया था। तो वो इस पर हमला नहीं था, वो अपना युद्धाभ्यास कर रहे थे। उस क्वेश्चन को भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। और उन्होंने प्रोटोटाइप बनाया था उसका, नेटन्स का, यानी अमेरिका के सबसे बड़े युद्ध वाहक जो पोत है उसका, जिस पर एक बार में कई 100 से 150 जो एयरक्राफ्ट हैं वो रुक सकते हैं, उसका उन्होंने बनाया, डमी बनाकर उसको उड़ा दिया था, और दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमने इसे उड़ाया। तो एक मिसाइल फेल मार गया था, तो वो यूएई की तरफ आ गया था, क्योंकि इसी यूएई के अंदर ही फ्रांस का एक स्टेशन बना हुआ है नेवी का, उस पर एयरफोर्स का, उस पर ये फेल मार गया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट $5 बिलियन में टिकटॉक खरीदेगी। टिकटॉक की मूल कंपनी का नाम क्या है? तो टिकटॉक की जो मूल कंपनी है उसका नाम है बाइट डांस। बाइट डांस इस कंपनी का नाम है, और इसको अमेरिका माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदने का विचार किया, क्योंकि तो ये क्या हुआ, और ये इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, अमेरिका ने अमेरिका के अंदर जो टिकटॉक है उसको खरीदने की बात की है, ना कि पूरे टिकटॉक को। क्योंकि देखिए दुनिया में क्या हो गया है, भारत ने जब से टिकटॉक को बंद किया है, बैन कर दिया है भारत सरकार ने अपने यहाँ पर, तो इस पर पूरी दुनिया में बंद होने का खतरा
मर्डर आ रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बोल चुके हैं कि ये बैन हुआ, ये हमारी डाटा को सुरक्षित नहीं कर रहने देता है। तो जो अमेरिकी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ये बहुत चालाक है, और देखिए पॉलिसी है, ये इससे पता चलता है कि जो अमेरिका है वो किस प्रकार से बिजनेस को अपने को बढ़ाना चाहता है। पहले दुनिया में प्रेशराइज किया कि ये उसके बारे में बुरा बुरा बोला, टिकटॉक के बारे में, चाइना के बारे में। अब उसकी चाइनीज़ कंपनी अपना बिजनेस बेचने को मजबूर होगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर बिजनेस चलाएंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो बेचने को मजबूर होगी, तो खुद के देश की ही कंपनी इसको खरीद रही है। अब क्या होगा देखिए, उसे पता है बाजार बना बनाया बाजार है, इस कंपनी को खरीदेंगे, सिर्फ ये हो जाएगा कि ये जो कंपनी है अभी अमेरिकी बन के दुनिया में बिकेगी, और ये दुनिया में अपना व्यापार फैलाएंगी। इसे कहते हैं बना बनाया मार्केट हासिल कर लेना। पहले तो उसको प्रेशराइज करके बंद करो, बंद करने के बाद उसको खुद खरीद लो, और खरीदने के बाद दुनिया में उसको खुद बेचो। इस प्रकार से अमेरिका की ये कंपनी है $5 बिलियन में ने टिकटॉक खरीद रही है, वो भी अभी वहीं के जो अमेरिका के अंदर। धीरे धीरे पूरे दुनिया को खरीद लेगी, और फिर दुनिया में हमारे भारत में भी मुझे लगता है, पहले चाइनीज़ था, डाटा तो चाइना में भी जा रहा था, डाटा हमारा अमेरिका में भी जाएगा। अमेरिका वाले क्या है, जो गूगल, हमारे पास जो पिज्ज़ा हट और अलग अलग कंपनियों के मैसेज आते हैं हमारे जब मोबाइल चलाते हैं इंटरनेट पर, तो क्या वैसे ही आ जाते हैं? क्या ये अमेरिका वाले क्या हमारा डाटा बेचते नहीं हैं? देखिए दुनिया में सबसे बड़ा खेल जो चल रहा है वो डाटा का चल रहा है। पहले आटे का चलता था, अब डाटा का चल रहा है। अब ये आटे का जो सॉरी डाटा का जो खेल है वो किस प्रकार है कि एक आदमी जैसे मैं हूँ या आप हों, किसी को क्या पसंद है। जैसे मैंने यहाँ पर जूते सर्च किए, तो ये जूते मैंने सर्च किए वो किस कंपनी के, किस रेंज के थे, मैं कितने तक खरीद सकता हूँ, उस सारे कम जैसे मैंने किसी साइट पर वो सर्च किए, गूगल पर सर्च किए, गूगल ने वो उठाकर उस जूते बनाने वाली कंपनी को कि इस व्यक्ति ने इस प्रकार के जूते देखे हैं, और उस प्रकार की एडवर्टाइजिंग हमारे पर आप दोगे तो आपको ये जूते आपके बिकेंगे। तो उसी प्रकार से वो एडवर्टाइजिंग आने लगती है, उसी एडवर्टाइजिंग से ये सारी कंपनियां पैसा कमाती हैं। कोई क्योंकि कहीं वैसे तो कमाती नहीं है, सारा इसी प्रकार से ये पैसा कमाती हैं। ऐसे ही आप अगर आप देख लेना सर्च करके, कोई भी गूगल पर आप कुछ भी सर्च करना, मोबाइल सर्च कर लेना या जूते सर्च कर लेना, उसके बाद आप कोई भी साइट खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे या कुछ भी खोलोगे, तो आपको उसी का ऐड दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आजकल जो खेल चल रहा है वो डाटा का चल रहा है सब कुछ। तो चलिए इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।